हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ रेरा। तो हमने 2 लेक्चर पहले देख चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दूंगा। लेक्चर मतलब छोटे छोटे थे, 30-30 मिनट के। पार्ट 3 अभी तक के हमने कवर किया है डेफिनेशन और प्रोमिनेंट फीचर्स। प्रोमिनेंट फीचर्स में भी मैंने सारे कवर नहीं किए और मैं सारे कवर करने भी नहीं वाला हूँ। हमने सिर्फ पॉइंट नंबर 33 तक ही कवर किया। उसके बाद जो स्कोप और बेनिफिट्स वगैरह दिए वो भी मैं कवर नहीं करूंगा, वो आप लोग पढ़ लेना। एनीवे सब रिपीटेटिव ही है। तो आज हम पार्ट 3 कवर करेंगे और आज के सेशन में मैं कवर करूंगा 2 टॉपिक्स, छोटे छोटे हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर आरईपी, आरआईपी नहीं पढ़ना इसको, आरईपी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट एजेंट। ठीक है, सेक्शन नंबर है 3। हम यहां से शुरू करेंगे। एक चीज मैं बता देता हूं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं, नहीं तो आप लोग एग्जाम में जाने के पहले ना सेक्शन नंबर का इंडेक्स बना लेना। जैसे मान लो सेक्शन नंबर 3 है मेरा, पेज नंबर 3.20 पे फॉर एग्जांपल, तो आप लिख लेना रेरा सेक्शन 3, सेक्शन का नाम, पेज नंबर 3.20। तो उससे क्या होगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको दिखेगा ये क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को है। ठीक है, प्रोजेक्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को लेकर क्वेश्चन है, उसका रजिस्ट्रेशन। तो आप डायरेक्टली वहीं पे इंडेक्स में पेज नंबर देख के आप उस पेज नंबर पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये काम आप लोग करके जाना एग्जाम में। वो नोट्स जो छोटी छोटी सी नोट्स बनेगी वो इंडेक्स की, वो साथ में लेके जाना। मैं भी लेके गया था, बहुत काम आती है, बिलीव मी। ठीक है, तो मुझे और कुछ बोलना था नहीं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सेक्शन 3। वंस अगेन, पहले के 2 सेशन अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पहले के 2 सेशन देख के आइएगा। मैं 1 मिनट नॉट्स बेटा, ठीक है, लाइट लगाना भूल गया था। ठीक है, तो पहले के 2 सेशन अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख के आइएगा। दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। ठीक है, हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 3, प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विथ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, RERA। ठीक है, सबसेक्शन 1, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट नो प्रमोटर शैल एडवर्टाइज, सेल, मार्केट, बुक, ऑफर फॉर सेल और इंटेंशन, इनवाइट पर्सन टू परचेज इन एनी मैटर, प्लॉट, ब्ला ब्ला ब्ला। हम देख चुके हैं सेकंड सेशन में देखा था कि बिना रजिस्ट्रेशन किए कोई भी प्रमोटर ना अपनी बिल्डिंग सेल कर सकता है, ना ऑफर टू सेल कर सकता है, ना एडवर्टीजमेंट कर सकता है, ना मार्केटिंग कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि मेनली मैंने बोला था, तब भी बोला था कि मैं जो पब्लिक एक्टिविटीज होती है ना, एक्ट में वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन जब हम हमारे प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं, शो ऑफ करते हैं, वो एक्टिविटीज बिल्डर नहीं कर सकता जब तक कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले लेता। इसके पीछे का लॉजिक क्या है पता है? जब रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको एक लॉगिन आईडी मिलती है, वेबसाइट मिलती है। तो अगर रजिस्ट्रेशन लिया रहा तो ही आपका वो वेबसाइट पे पेज बना रहेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं रहा तो नहीं मिलेगा। और अगर बिना रजिस्ट्रेशन लिए सेल कर रहे हो तो मतलब बायर के पास पूरी ऑप्शंस, पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ऐसा एक्ट प्रिज्यूम करता है। तो वो बोल रहे हैं कि आप पहले रजिस्ट्रेशन लो, फिर ही सेल करो, एडवर्टीजमेंट करो, सब कुछ करो। ठीक है, और एक और रीजन है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बनाया है उन्होंने, इसलिए उन्होंने ऐसा क्लॉज डाला है। ठीक है, अब however the promoter, ये भी हम देख चुके हैं, shall make an application to authority for registration of the project that is ongoing on the date of commencement of act। याद करो, commencement of act 2016 नहीं है, 2017। 1 मई 2017 से एक्ट कमेंस हुआ था, भले ही हम 2016 लिखते। ठीक है, कमेंसमेंट डेट है 1 मई 2017। आप उसके ऊपर एरो ऐसा लिख के रखो, 1 मई 2017। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स याद होगा आपको, मैंने लाइन बनाई थी यहाँ पे बीच में, 1 मई 2017। इसके पहले अगर आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 मई के पहले आया तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद में आया, मतलब उसके नहीं आया, तो उसके 3 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन कल बहुत अच्छे से किया था पार्ट 2 में। ठीक है, तो आपको देख के आ जाइए एक बार। And completion certificate has not been issued within a period of 3 months from the date of commencement of this act। ठीक है, मतलब 3 महीने के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, if authority thinks necessary in the interest of authority for project which are, हाँ ठीक है, ये नया पॉइंट है, ये हमने पहले कवर नहीं किया है, तो बैकग्राउंड देता हूं। क्या होता है, मान लो ये सिटी है अमरावती। ठीक है, ये मेरी अमरावती सिटी है। ठीक है, तो जो अथॉरिटी होती है ना, लोकल अथॉरिटी, वो उसके बाजू का कुछ एरिया नोटिफाई करती है कि ये हो गया है हमारा प्लानिंग एरिया, मान लो।
कि यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट करेंगे सिटी को एक्सपांड करने के लिए, सिटी के डेवलपमेंट के लिए। ये अंदर तो यहाँ पे जो सिटी का पोर्शन है वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन जो बाहर का है वो हम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैं मान लो एक बिल्डिंग बनाना है, तो अगर मैं बिल्डिंग यहाँ पे बनाऊँ इस प्लानिंग के अंदर तो मुझे परमिशन जल्दी मिल जाती है। लेकिन अगर मैं बिल्डिंग यहाँ बना रहा हूँ तो परमिशन थोड़ी लेट मिलती है, ऐसा कुछ तो भी होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन में फर्क होता है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर अथॉरिटी को लगता है कि कोई प्रोजेक्ट है विच इज डेवलप बियॉन्ड प्लानिंग एरिया, मतलब इस ये प्लानिंग एरिया के बियॉन्ड है, बाहर है, बट विथ रिक्विजिट परमिशन, लेकिन इसे बनाने के लिए ना जो बिल्डर प्रमोटर है उसने परमिशन ले रखी है। ठीक है, जो भी सैंक्शन मैप सैंक्शन करवाना होता है एंड सारी लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है वो ले रखी है। ठीक है, ऑफ द लोकल अथॉरिटी इट में ऑर्डर डायरेक्ट द प्रमोटर फॉर सच ऑफ सच अथॉरिटी प्रोजेक्ट टू रजिस्टर विद द अथॉरिटी। मतलब कि जो रेरा अथॉरिटी है वो बोल रही कि अगर प्लानिंग एरिया के बियॉन्ड आपकी कोई बिल्डिंग बन रही है और वो बिल्डिंग वाले ने सारी परमिशन ले रखी है बनाने की, तो ये इसको डायरेक्ट कर सकती है कि आप भी आके रजिस्ट्रेशन लो। ठीक है, मुझे पता नहीं है क्लॉज क्यों डाला है, क्योंकि मुझे इतना रेलेवेंट लगता नहीं, क्योंकि एनीवेज अगर मेरी बिल्डिंग वो थ्रेशोल्ड 500 और 8 अपार्टमेंट के ऊपर जा रही है तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मैं लायबल हूं, देन आई डोंट नो व्हाई दिस क्लॉज हैज बीन इंसर्टेड। ठीक है, मैंने आपको मीनिंग बता दिया। और एक और चीज, प्लानिंग एरिया की डेफिनेशन उन्होंने सेक्शन में भी दी है, मैंने वही पढ़ी है, अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके एक बार पढ़ सकते हो, मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 2। द सेक्शन फर्दर प्रोवाइड्स दैट नो रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शैल बी रिक्वायर्ड। ये हम ऑलरेडी कल भी कवर कर चुके हैं, जहां पे या तो मेरा एरिया 500 स्क्वायर मीटर के कम है या मेरे नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स 8 से कम है, डज नॉट एक्सीड 8। ठीक है, मतलब 8 के नीचे भी। अच्छा, मेरे स्क्वायर मीटर 400 ही है लेकिन मेरे अपार्टमेंट 10 है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, एक थ्रेशोल्ड ऊपर आ गई ना, तो मतलब आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। मेरे अपार्टमेंट 2 ही है लेकिन मेरा जो एरिया है ना वो 600 स्क्वायर मीटर है, रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्योंकि दोनों के बीच में और वर्ड यूज हुआ है। कौन सा? और, एंड नहीं है। ठीक है, सब क्लॉज भी बोल रहा है कि जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ एक्ट 1 में 2017 के पहले मिल गया तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, कल भी देखा था। और तीसरा है जहां पे रिपेयर और रेनोवेशन कर रहे हैं, जिसमें बेसिक आपका इंटेंशन सेल करने का नहीं है, तो वहां पे भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वापस एक्सप्लेनेशन में वो वही बात लिख रहे हैं जो हमने कल देखी थी। अगर आपका प्रोजेक्ट फेजेस में डेवलप हो रहा है, ठीक है, फेज में मतलब फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, तो 4 अलग अलग फेजेस को हम 4 अलग अलग प्रोजेक्ट कंसिडर करेंगे और आपको 4 अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने होंगे। ठीक है, मैंने कल एक्सप्लेन किया था। अब बोलोगे तूने सब कल एक्सप्लेन किया तो आज क्यों पढ़ा रहा, क्योंकि लिखा है तो मुझे पढ़ाना है। लेकिन जब मैं प्रोमिनेंट फीचर्स पढ़ा रहा था तब मैंने बोल दिया था कि ये सारे पॉइंट्स आगे कवर होंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बहुत ही रद्दी सेक्शन है लेकिन हम पढ़ लेते हैं एक बार। ये वो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ये बता रहा है कि जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है तो आप ऊपर ऐसा पेन से एरो करके लिख सकते हो डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म कर दूंगा क्योंकि बहुत फालतू सा है और पढ़ के भी समझ जाएगा। ठीक है, दिस सेक्शन रिलेट्स टू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। पहले क्लॉज में बोल रहे हैं कि प्रमोटर को अपनी प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन लेना होगा इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। ठीक है, सबसेक्शन 2 बता रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से देने होंगे। पहला, ब्रीफ डिटेल्स ऑफ एंटरप्राइज, उसका नाम क्या है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, उसका टाइप ऑफ पार्टनर बिजनेस कौन सा है और उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, उसके ओनर्स कौन कौन है, डायरेक्टर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, प्रमोटर्स और उनके फोटोग्राफ्स। ठीक है, बी पॉइंट, जो प्रमोटर सबमिट कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी 5 साल की हिस्ट्री। ठीक है, उसने पिछले 5 सालों में कितने प्रोजेक्ट बनाए, उनका स्टेटस क्या है, ठीक है, क्या वो कंप्लीट हुए, क्या उनके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो उसकी भी डिटेल्स दो, और प्रोजेक्ट पूरा करने में उसने कुछ डिले किया क्या तो ये भी बताओ। ठीक है, इस तीसरे इसमें बोल रहा है वो ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ अप्रूवल्स एंड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। जैसे मैंने पहले भी बताया है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर करना है, कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए दुनिया भर के अप्रूवल लेने होते हैं, दुनिया भर की परमिशन लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद परमिशन लेने के बाद एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है
जिससे हम हमारा काम शुरू कर सकते हैं। जब तक कि वो नहीं मिलता हम काम शुरू नहीं कर सकते। तो बोल रहे हैं कि इसकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको सबमिट करनी है। द सैंक्शन प्लान, लेआउट, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट। सैंक्शन प्लान क्या है, लेआउट क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है। स्पेसिफिकेशन मतलब कितने स्क्वायर मीटर में फैला है, टोटल कंस्ट्रक्शन कितना होगा, कहाँ पे क्या होगा, उसका सैंक्शन प्लान एंड द होल प्रोजेक्ट सैंक्शन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये सब कुछ सबमिट करना है। पॉइंट नंबर क्लॉज ई, द प्लान ऑफ डेवलपमेंट द वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड इन प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एंड द प्रपोज्ड फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड देयरइन। ठीक है, वहां पे कौन सी फैसिलिटीज दी जाएगी, फैसिलिटीज कैसी कैसी दी जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर फायर फाइटिंग फैसिलिटीज है तो आपका पाइप कहां से जाएगा, कहां से ऐसा जाएगा, कहां से वर्टिकल, कहां पे अंडरग्राउंड, ये सब कुछ आपको बताना होगा। ठीक है। एफ पॉइंट, द लोकेशन डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट विथ क्लियर डिमार्केशन ऑफ लैंड डेडिकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट अलोंग विथ इट्स बाउंड्रीज। ठीक है, इंक्लूडिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। अच्छा, अब लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड क्या होता है मुझे ज्यादा तो पता नहीं, बट वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर आपको कोई मतलब कोई भी दो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाए तो आप स्पेसिफिक पॉइंट का पता लगा सकते हो। ठीक है, और ये यूनिक होते हैं। तो मान लो अगर मेरा इतना एरिया है तो मेरा इसका लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड होगा। ठीक है, तो आपको ये भी बताना है। उसके बाद में मान लो खाली जमीन है पूरी, ठीक है, ऐसी कुछ तो भी खाली जमीन है, उसमें मेरा इतने एरिया में ही कंस्ट्रक्शन होगा। तो डिमार्केशन का मतलब होता है अ लाइन दैट सेपरेट टू थिंग्स। तो ये डिमार्केशन लाइन होगी मेरी, जो कि मेरे प्रोजेक्ट को ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे प्रोजेक्ट को बचे हुए इससे सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियरली मेंशन करना होगा जब आप प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट कर रहे हो। उसके बाद में प्रोफार्मा में वो लोग क्या करेंगे, वो पूरी डीड बना देंगे, लेकिन उसमें से कुछ खाली जगह छोड़ देंगे जो चेंज हो सकती है, जैसे फ्लैट नंबर या आपका बंगलो नंबर, अलॉटी का नाम, अलॉटी का एड्रेस, अलॉटी की डिटेल्स। ठीक है, ये सारी कुछ खाली जगह छोड़ देंगे और वो प्रोफार्मा बना के सबमिट कर देंगे। देन एक्स पॉइंट पे द नंबर, टाइप एंड कारपेट एरिया ऑफ अपार्टमेंट फॉर सेल। ठीक है, आप कितने अपार्टमेंट बना रहे हो, उसका क्या है, टाइप क्या है और उनका कारपेट एरिया क्या है, ये सब की डिटेल्स उनको बताओ। उसके बाद में आपके गराज कितने हैं और गराज में कितना एरिया कवर हो रहा है ये बताओ। अगर आपने कोई रियल एस्टेट एजेंट, यहाँ पे आखिरी में हमने डेफिनेशन देखी थी, उसको अपने प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट कर रखा है तो वो भी बताओ। द नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर इफ एनी अनदर पर्सन कंसर्न। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन है, आर्किटेक्चरल इंजीनियर, ये सब कौन कौन है बताओ। एक मिनट, हाँ, या सॉरी। देन पॉइंट आई, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, a declaration supported by an affidavit which shall be signed by promoter that कि उसने जिस जमीन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है वो उसका ओनर वो प्रमोटर ही है, और अगर प्रमोटर नहीं है तो उसके पास वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट विद ऑथेंटिकेशन ऑफ सच टाइटल इफ एनी लैंड इज ओन्ड बाय अनदर पर्सन। ठीक है, मतलब अगर प्रमोटर की नहीं है तो जिसकी है उसके पास इस जमीन के वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, सेकेंड डिक्लेरेशन देना है कि ये जो जमीन है इज फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस। ठीक है, मतलब कि ये कहीं मॉर्गेज नहीं रखी हुई है, इसके ऊपर किसी और का राइट नहीं है। ठीक है, सी पॉइंट में देना है कि वो कितने साल में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देगा, हो सकता है 5 साल, 4 साल, 3 साल। ठीक है, डी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% of the amount realized from real estate project from allottees from time to time shall be deposited in a separate account to be maintained in separate bank to be used to cover cost of construction and land cost. ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने कल एक्सप्लेन किया था, वापस करता हूं। कि मैंने याद है कल धनीराम जी का एग्जाम्पल लिया था, उसमें रोहित, कोहली, धवन और कोई तो चौथा प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट बन रहे थे। उसमें का जो 100 करोड़ मिला उसका 70% मतलब कि 70 करोड़ आपको सेपरेट एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ेगा, जिस पैसे को आप सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। तो क्या होता है मैं बताता हूं। मान लीजिए धनीराम जी ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिससे उनका रिसीट हुई 100 करोड़ की। ठीक है,
नंबर्स आर इन करोड़, तो इनको 70%, मतलब कि 70 करोड़ सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने हैं। ठीक है, मानते हो यहां पे लिखा है। अब ये यूटिलाइज कब कर पाएंगे? धनीराम जी की बिल्डिंग थी 10 फ्लोर की, ठीक है, तो 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 फ्लोर की, ठीक है। ये 70 करोड़ उन्होंने एस्क्रो अकाउंट में जमा किए। 31 मार्च 2021 को धनीराम जी बोल रहे हैं कि मेरे 2 फ्लोर पूरे पूरे बन गए, तैयार हो गए। मतलब कि धनीराम जी प्रूफ कर पा रहे कि उनका 20% कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। तो इस 70 करोड़ में से धनीराम जी 20% पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? 20% अगर आपका वर्क कंप्लीट हुआ तो 70 करोड़ में से आप 20% पैसा विड्रॉ कर पाओगे, नहीं तो पैसा विड्रॉ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब 31 मार्च 2022 तक के धनीराम जी बोले कि मेरे 5 फ्लोर बन के तैयार हो गए, मतलब 50% कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। तो धनीराम जी 50% पैसा विड्रॉ कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, और ये 50% का भी ना सर्टिफाई कराना होता है, किससे? वो भी लिखा है, आफ्टर इट इज सर्टिफाइड बाय एन इंजीनियर, आर्किटेक्चर एंड अ चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और चार्टेड अकाउंटेंट तीनों सर्टिफाई करेगी तो ही बैंक धनीराम जी को 50% पैसा निकालने देगा, नहीं तो पैसा निकालने नहीं देगा। ठीक है, वहां पे लिखा है, देखो एकदम लास्ट लाइन, इट इज सर्टिफाइड बाय इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस दैट इज विड्रॉन इन प्रपोर्शन टू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब कि 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो आप 50% पैसा निकाल लो, 20% हुआ तो 20% निकालो, 100% हो गया तो पूरा पैसा निकाल लो। और वो ये चीज भी बोल रहे हैं कि जो 70 करोड़ है ना, वो पूरा इसी को यूज करके रखोगे। अच्छा, अभी रेस्ट्रिक्शन क्यों डाला? ठीक है, ये दिमाग में क्वेश्चन आया, रेस्ट्रिक्शन क्यों डाला? हम आगे देखेंगे। ठीक है, 5 मिनट में हम देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन क्यों डाला है। मिटा देता हूं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि वो जितने भी प्रमोटर है विच आर रजिस्टर्ड अंडर रेरा, उनको ऑडिट कराना होगा। कब से? 31 मार्च से, मतलब ईयर एंड के 6 महीने के अंदर। ठीक है, देन सारे अप्रूवल टाइम पे लेने होंगे और डॉक्यूमेंट्स देना होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, खत्म। ठीक है, यहां पे डॉक्यूमेंट्स खत्म। अब ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसमें क्या बोल रहे हैं वो? सेक्शन 5। ठीक है, मैं स्पीड से कवर कर रहा हूं सेक्शन, मैं स्पीड अपनी फास्ट रखूंगा क्योंकि ये नॉर्मल सेक्शन से अगर आप पढ़ोगे भी तो इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 5। दिस सेक्शन रिलेट्स टू ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ ठीक है, पता है। द सेक्शन प्रोवाइड्स अथॉरिटी शैल ग्रांट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट इश्यू करना है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी मिलेगा, जहां पे आकर आप अपना होम पेज बना सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर बी, रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है, ठीक है, एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट करना है तो आपने रिजेक्ट क्यों किया उसका राइटिंग में लिखो, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी होगी, प्रमोटर को OOBS देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में बोल रहे हैं अगर अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन 30 दिन में नहीं दे पाई, ठीक है, 1 मई को आपने अप्लाई किया, यहां से हो गए 30 दिन, 30 मई अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन नहीं दे पाई, अथॉरिटी ने ना रजिस्ट्रेशन दिया ना रिजेक्ट किया, ये 30 दिन के अंदर या तो अथॉरिटी अप्लाई एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे। रिजेक्ट करता है तो रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एक्ट बोल रहा है कि अगर आपने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं दिया तो जब से 30 दिन खत्म होगा उसके 7 दिन, मतलब कि 7 जून को आपको डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। ठीक है, समझ जाना। ठीक है, अगर
30 दिन के अंदर नहीं दिया या रिजेक्ट भी नहीं किया तो 7 दिन जैसे खत्म हुआ आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगा एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो। थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान से लिखना, ये ध्यान से सुनना भी, ठीक है। सेक्शन जो सबसेक्शन 2 है ना, उसके बाजू में आप लिख के रखो 7 डेज फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। ये देखो मैंने लिख के रखा है 7 डेज फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। पता नहीं मुझे दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है आप लोग को, लेकिन साइड में जो जगह लिख के रखो, तो उससे क्या होगा, जब आप लोग एग्जाम हॉल में बहुत प्रेशर के अंदर ढूंढोगे ना कि कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है, हाथ से लिखा हो रहेगा तो बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। उसके नीचे का सेक्शन, द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड डिक्लेयर्ड बाय प्रमोटर अंडर सब क्लॉज सी ऑफ क्लॉज 1 नहीं आई ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4, ठीक है। पीछे जाके देखना, मैं अभी का बता देता हूं, मतलब कि टाइम पीरियड ही अंडरटेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। धनीराम जी ने बोला था मैं 5 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन में मिलेगा 5 साल के लिए। धनीराम जी ने बोला था मैं 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन में मिलेगा 3 साल के लिए। धनीराम जी बोले 1 साल के अंदर कंप्लीट करूंगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा 1 साल के लिए, ठीक है। वो बेसिकली उसकी वैलिडिटी हो जाएगी। सेक्शन 6, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन वैलिड कब तक के है, वैलिडिटी की बात कहां गई है, 1 मिनट पहले बताया, जितना आपने टाइम अंडरटेक किया टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अगर आप बोले 5 साल में बना के दूंगा तो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होगी 5 साल। अगर आप 5 साल में पूरा प्रोजेक्ट नहीं बना पाए तो आपका 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा और तब आपको एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक्सटेंशन मतलब प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़वा देना। हम देखते हैं अब एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। दिस सेक्शन, सेक्शन 6, दिस सेक्शन रिलेट्स टू एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दिस सेक्शन provides that registration granted under section 5 may be extended by authority on an application made by promoter due to force majeure in such form and on payment of sub fees as may be prescribed, ठीक है। एक्सटेंशन जो वैलिडिटी अगर आपको बढ़वानी है तो बढ़ा सकती है अथॉरिटी, आपको एक्सटेंशन दे सकती है ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय प्रमोटर ड्यू टू फोर्स मेजर। फोर्स मेजर मतलब कि बिकॉज ऑफ सच सर्कमस्टांसेस विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय समवन, ठीक है। उन्होंने नीचे एग्जांपल भी दिया है, द एक्सप्रेशन फोर्स मेजर शैल मीन केस ऑफ फ्लड, वॉर, ड्रॉट, फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक एंड अदर नेचुरल कैलामिटी कॉज्ड बाय नेचर अफेक्टिंग द रेगुलर डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब धनीराम जी बोले थे 3 साल के अंदर मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दूंगा, लेकिन वहां पे बाढ़ आ गई। बिहार में मान लीजिए धनीराम जी का प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन वहां पे बाढ़ आ गई, 6 महीना उसी में निकल गया। धनीराम जी की क्या गलती, तो उस वजह से धनीराम जी 3 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए। तो 3 साल बाद धनीराम जी रेरा अथॉरिटी के पास जाएंगे, बोलेंगे देखिए सर बाढ़ आ गई थी, फोर्स मेजर, तो आप मुझे एक्सटेंशन दीजिए, ठीक है। बाढ़ आ गई तो अथॉरिटी धनीराम जी को एक्सटेंशन देगी। अब कितना दे सकती है, द अथॉरिटी मे इन रीजनेबल सर्कमस्टांसेस विदाउट डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्रमोटर, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर धनीराम जी ने काम शुरू नहीं किया 6 महीने तक, कैसी बाढ़ बाढ़ कुछ नहीं थी, ऐसी खाली बैठे थे, मजाक मस्ती में पैसा मिल गया तो मजे कर रहे थे, कुछ काम वाम नहीं किया, तो ये डिफॉल्ट बाय प्रमोटर तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर फोर्स मेजर, नेचुरल कैलामिटी, सर्कमस्टांसेस व्हिच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन, उसकी वजह से आता है तो एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस एंड रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ब्ला 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 शैल इन एग्रीगेट नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं दे सकते, मतलब कितनी भी बड़ी बाढ़ आ जाए 1 साल के ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। देन ठीक है, रजिस्ट्रेशन का हमने देख लिए कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा वो देख लिए, रजिस्ट्रेशन बढ़वाना है वो देख लिए। अब है रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन दिया हुआ वापस ले लेना। सेक्शन 7, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट द अथॉरिटी, हाँ यहाँ पे मैं जब भी अथॉरिटी बोलता हूँ ना तो कोई मतलब रेरा की अथॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कोई दूसरी अथॉरिटी नहीं, ठीक है। कंपनीज एक्ट वाली, फेमा वाली, पीएमएलए वाली कोई दूसरी अथॉरिटी नहीं, रेरा के अंदर जो अथॉरिटी बनती है, आप पूछोगे कौन सी बनती है तो हम आगे सेक्शन लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन अभी रेरा की अथॉरिटी जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अथॉरिटी में ऑन द रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट, या तो कंप्लेंट है किसी से वो, और सुओ मोटो खुद से ऑन हिज बिहाफ और ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिवोक द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। या किसी अथॉरिटी ने बोला कि भाई ये बंदा काम का नहीं है, प्रमोटर अच्छे से काम नहीं करता, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, लोगों को धोखा देता है, सॉरी धोखे नहीं देता, धोखा देता है, इसका रजिस्ट्रेशन वापस ले लो,
ठीक है, कोई भी बोल सकता, हो सकता है एसएफआई बोल दे, कंपनीज एक्ट वाला, हो सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर कंज्यूमर कोड बोल दे। ठीक है, अब कब होता है, जब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। मैं सीधा नीचे होगा, द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट वेदर इन राइटिंग और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन विच falsely represent that services are of a particular standard or grade। ठीक है, मतलब कि जब धनीराम जी बिल्डिंग बना रहे थे, मैं जब धनीराम जी के पास फ्लैट लेने आया, धनीराम जी बोले देखो ये जो बालकनी है ना, इसमें मैं स्टील की ग्रिल लगाऊंगा, जो ग्रिल लगती है ना, उन्होंने बोला था मैं स्टील की लगाऊंगा। जब लेकिन मैं पोजीशन लेने गया या फिर जब मैंने उनका काम देखा हो रहा था, तब मेरे को दिखा उन्होंने आयरन की लगा दी। तो मैं बोला नहीं ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, मैं फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, मैंने कंप्लेंट कर दिया, तो उनका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, रिप्रेजेंट दैट प्रमोटर हैज अप्रूवल और एफिलिएशन विच सच प्रमोटर डज नॉट हैव। ठीक है, मतलब कि अब धनीराम जी ने बोला था कि जो मेरी बिल्डिंग है 20 फ्लोर की, उसके ऊपर मैं हेलीपैड भी बनाऊंगा, कि मतलब अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप हेलीकॉप्टर में बैठ के एयरपोर्ट जाना, वहां से फ्लाइट लेके चले जाना। ठीक है, अब 20 फ्लोर का उन्होंने बोल तो दिया सबको कि मैं हेलीपैड बनाऊंगा, हेलीपैड बनाऊंगा, और पता चला उनके पास हेलीपैड बनाने की परमिशन ही नहीं। ठीक है, हेलीपैड बनाने के लिए भी परमिशन निकालनी होती है, उनके पास परमिशन ही नहीं थी, तो इस केस में भी उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिवोक हो सकता है। तीसरा भी ऐसे ही, मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और बी में वो बोल रहे हैं कि प्रमोटर ऐसी कोई सर्विस ऑफर कर देता है या एडवर्टीजमेंट कर देता है तो वो देने ही नहीं वाला है। ठीक है, अब धनीराम जी ने एडवर्टीजमेंट दे दी, बीच में दो बड़े बड़े गार्डन और एक स्विमिंग पूल डाल दिया एडवर्टीजमेंट में, जाके देखा तो कुछ था ही नहीं वहां पे, वो बोले वो तो ऐसे ही मैंने डाल दिया था, अच्छा दिख रहा था इसलिए, और तो ऐसा होता नहीं है, बट मान लीजिए अगर उन्होंने ऐसा डाल दिया तो इस केस में भी उनका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है। सबसेक्शन 2, अच्छा, अब जब रिवोकेशन होगा तो वो कैसे होगा, और ऑब्वियसली ओबीएच अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वो तो देना ही होगा, और यहां पे भी देंगे। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू द प्रमोटर अंडर सेक्शन 5 शैल नॉट बी रिवोक्ड unless the authority has given not less than 30 days notice in writing stating the grounds on which it proposed to revoke the registration and consideration any clause shall be shown within a period of 30 days। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि मान लो हम 30 तारीख को रजिस्ट्रेशन रिवोक करने वाले, 30 कंफ्यूज हो जाओगे क्या, ये मिटा दूं क्या? ठीक है, मान लो हम 30 तारीख को रजिस्ट्रेशन रिवोक करने वाले हैं, तो हम धनीराम जी को नोटिस 1 मई को दे देंगे, मतलब हम उनको मोटा मोटा 30 दिन देंगे अपनी बेगुनाही साबित करने का। ठीक है, मतलब बोलेंगे ना कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हम रिवोक क्यों नहीं करें, तो उनके पास 30 दिन रहेंगे अपने आप को बचाने के लिए। देन द अथॉरिटी में इंस्टेड ऑफ revoking the registration specified above permit it to remain in force subject to such further means, terms and conditions as it may imposed in the interest of allotee। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनना, क्या हुआ था, धनीराम जी ने ये यहाँ पे बोली थी मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, यहाँ पे ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स है 4, और बीच में स्विमिंग पूल बनाया था, जो कि वो एक्चुअली धनीराम जी बना नहीं रहे थे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट दिया था और सब लोगों ने जो यहाँ पे फ्लैट बुक किए वो इस स्विमिंग पूल की वजह से किए। ठीक है, मैं लिख दूं क्या इसमें, यह है स्विमिंग पूल, ये देखो यहाँ पे आदमी तैर रहा है। ठीक है, तो इस स्विमिंग पूल की वजह से सबने फ्लैट बुक किए। अब जब हम एक्चुअल में देखने गए ना, तो धनीराम जी ने बीच में पूल बनाया ही नहीं था, धनीराम जी तो बीच में एक और बिल्डिंग खड़ी करके उसके भी फ्लैट लोगों को बेच रहे थे। ठीक है, तो हम सब तो 100 करोड़ रुपए धनीराम जी को दे चुके थे। ठीक है, तो हमने जाके कंप्लेंट कर दी, अथॉरिटी बोली धनीराम जी मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दूंगी, मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दूंगी। रजिस्ट्रेशन रिवोक कर लिया तो धनीराम जी का पैसा वैसा अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, हम आगे देखेंगे जब रिवोक करते हैं अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, मतलब पैसा निकाल नहीं सकते। कौन सा अकाउंट, वो जहां पे हमने 70% डिपॉजिट किया था ना, एस्क्रो अकाउंट, शेड्यूल बैंक में, वो अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा, तो काम आधे में रुक जाएगा। हमने 100 करोड़ धनीराम जी को दे के रखे, काम आधे में रुक गया, हमको फ्लैट मिला नहीं, सिचुएशन वापस पहली की पहली, जो सिचुएशन एक्ट आने के पहले थी, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, वापस सिचुएशन वैसी।
तो इस केस में अथॉरिटी क्या बोलती है कि हम कुछ ऐसा करेंगे, इसका धनीराम जी का रजिस्ट्रेशन रिवोक नहीं करेंगे, हम धनीराम जी के ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज कर देंगे विच विल बी इन द फेवर ऑफ अलॉटीज, मतलब हमारे फेवर में रहेगी। ठीक है, अब क्यों? ताकि हमें न्याय मिले, है ना? क्यों? ताकि अलॉटीज जो है उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, उन्होंने जितना पैसा दिया उसका फ्लैट उनको मिलना चाहिए। इसलिए इस केस में मान लो अथॉरिटी धनीराम जी को बोलेगी कि बीच में तुम बिल्डिंग नहीं बना सकते, तुम बिल्डिंग हटाओ, यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाओ। ठीक है, ऐसी और भी कुछ डिफरेंट कंडीशंस इंपोज कराएगी विच आर इन द फेवर ऑफ अलॉटीज। भले ही धनीराम जी ने डिफॉल्ट किया है लेकिन रजिस्ट्रेशन रिवोक नहीं होगा, इनके ऊपर कंडीशंस लगा दी जाएगी विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटी, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया तो हमें हमारे फ्लैट नहीं मिलेगा। ठीक है, यही लिखा है सबसेक्शन 3 में। क्या पढ़ रहे हो? हाँ, सबसेक्शन 3 में यही लिखा है कि रजिस्ट्रेशन रिवोक करने के पहले हो सकता है कुछ फर्दर टर्म्स एंड कंडीशन से उनको रजिस्ट्रेशन रहने दे और वो काम करते रहे। द अथॉरिटी अपॉन रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये चौथा केस, ठीक है, चौथा सेक्शन दूसरा केस, अथॉरिटी ने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगे, रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया। ठीक है, मतलब कि धनीराम जी अब काम नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या होगा? हमें जस्टिस दिलाना होगा। तो उस केस में क्या होगा? शायद डीबार द प्रमोटर फ्रॉम एसेसिंग इट्स वेबसाइट। ठीक है, जो प्रमोटर है धनीराम जी, उसको उन्होंने जो रेरा की वेबसाइट पे अपनी छोटी वेबसाइट बनाई थी ना, पेज, उसमें वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। धनीराम जी का फोटो रेरा की साइट पे आ जाएगा एज ए डिफॉल्टर, ब्ला ब्ला ब्ला, और दूसरी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, धनीराम जी अगर महाराष्ट्र के हैं तो बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश में सबको बता देंगे कि देखो धनीराम जी डिफॉल्टर है, बच के रहना इनसे। ठीक है, उसके बाद में अथॉरिटी खुद ही ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट थे ना, उसका वर्क करा के देंगी, शायद फैसिलिटेट द रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क। उसके बाद में जो अकाउंट्स है धनीराम जी के, एस्क्रो अकाउंट्स, उनके दूसरे अकाउंट्स, वो सारे फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज होके उसका पैसा ये वर्क पूरा करने में लगेगा। ठीक है, में टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटी, और अगर अथॉरिटी को लगता है कि अलॉटीज के फेवर में कुछ और भी करना चाहिए तो वो कोई भी और डायरेक्शंस दे सकती है किसी को भी। ठीक है, तो अगर आप चीजों को लिंक करो तो हमने देखा था सबसे पहले 70%, जैसे 100 करोड़ मिला उसका 70 करोड़ बैंक में जमा करना हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसा कांड कर देता है कभी तो वो 70 करोड़ से हम जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसको पूरा करके अलॉटीज को दे सके। उसके बाद में है ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी कंसिक्वेंट अपॉन लैप्स और ऑन रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब वापस वही बात करने वाले सेक्शन 8 में कि मान लो अगर धनीराम जी का रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया तो बचा हुआ काम कैसे पूरा करेगा और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो ये बता रहे कि अथॉरिटी ने जब रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया तो अथॉरिटी विल कंसल्ट एप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सॉरी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उन्होंने वर्ड लिखा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब कि हो गया यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि सेंटर ने तो लॉ पास कर दिया, अब सारे स्टेट ने भी अपनी अपनी अथॉरिटी बनाई है रेरा के लिए। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब कि यहाँ पे अथॉरिटी विल कंसल्ट स्टेट गवर्नमेंट एंड वो डिसाइड करेगी कि बचा हुआ काम कैसे पूरा करना है। ठीक है, और बचा हुआ काम पूरा करने के लिए दे विल इशू स्पेसिफिक डायरेक्शंस ऑन डिसीजन एंड दे विल एग्री विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, मतलब वो कुछ भी करेंगे, डायरेक्शंस, डिसीजंस देंगे जिससे बचा हुआ काम पूरा हो पाए। लेकिन however no direction, decision or order of the authority under this section shall take effect until the expiry of period of appeal provided under provision of this act। मतलब कि मान लीजिए अथॉरिटी ने धनीराम जी का रजिस्ट्रेशन रिवोक कर लिया। ठीक है, अब धनीराम जी के पास ऑप्शन रहेगा कि विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड वो अपीलेट अथॉरिटी में अपील करे। ठीक है, ठीक है, हर जगह ऑप्शन होता है, यहां पे भी है। तो वो बोल रहे कि अथॉरिटी का ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन जब तक के अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने का टाइम इलैप्स नहीं हो जाता, पास नहीं हो जाता, तब तक के इसका कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, वो मतलब जब तक कि बेसिकली
जितना टाइम पीरियड दिया हुआ है अपीलेट अथॉरिटी में अपील करने के लिए, उतने दिन के लिए इसका दिया हुआ ऑर्डर, सॉरी इसका मतलब कि अथॉरिटी का दिया हुआ ऑर्डर पे स्टे लग जाएगा, उसके बाद ही इंप्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, उसके बाद में भी इन केस ऑफ रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये ध्यान से सुनना, अंडर दिस एक्ट द एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज शैल हैव फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल फॉर कैरिंग आउट द रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मैं हूं एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज, धनीराम जी ने हमारे साथ धोखा किया। धोखा क्या किया, धनीराम जी बोले कि ये पूरी जमीन उनकी है लेकिन उनकी थी नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल उनकी पूरी जमीन है लेकिन थी नहीं, उसलिए अथॉरिटी ने धनीराम जी का लाइसेंस रिवोक कर दिया। अब अथॉरिटी हमसे भी पूछेगी कि भैया आप बताओ बचा हुआ वर्क कंप्लीट करना है कि क्या करना है, क्योंकि मेरे पास 70% पैसा तो अभी भी बचा है ना एस्क्रो अकाउंट में, 70% बचा होगा, 70 हो सकता है 50% बचा हो। अगर धनीराम जी ने 50% काम पूरा कर लिया होगा तो थोड़ा सा ले गए होंगे, तो मेरे पास 50% बचा होगा। ठीक है, तो अथॉरिटी हमको भी पूछेगी तो जो बचा हुआ पैसा है उसका क्या करना है। तो ये पहले हमारा हक रहेगा कि अगर हम मना कर दें कि सर देखो ये जो प्रॉपर्टी है अब इस पर आगे कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जो 50 करोड़ बचा है 50% वो सब हमें बराबर बांट दो, तो अथॉरिटी को मानना ही होगा, मतलब कि फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल। ठीक है, ब्रैकेट करके रखो, जितने अंडरलाइन कर सकते कर लो, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल फॉर कैरिंग आउट रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क्स। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू छोटा सा बना के दे सकते हैं कि अलॉटीज ने अगर मना कर दिया तो पत्थर की लकीर, अलॉटीज ने बोल दिया नहीं यहां पे काम नहीं होगा, हमको हमारे पैसे चाहिए, बात खत्म, कोई कुछ नहीं, अलॉटीज के पास पहला राइट है, उन्होंने मना कर दिया तो नहीं होगा। ठीक है, सबको पैसा आपस में बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर अलॉटीज बोल देते कि हाँ यहाँ पे काम करो, तो फिर आगे और देखा जाएगा कि काम कैसे करना है और काम किया जा भी सकता है कि नहीं, क्योंकि पता नहीं, केस टू केस वेरी करेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज इन्होंने पक्का बोल दी कि अगर अलॉटीज मना कर दे तो पैसा बढ़ जाएगा, काम आगे नहीं होगा। ठीक है, यहां पे हमारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खत्म हुआ, रजिस्ट्रेशन। आगे एक सेक्शन है, सेक्शन 9 छोटा सा, रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट, मेरा आज के सेशन का लास्ट पार्ट। ठीक है, वापस वही फालतू की बात है कि कोई रियल एस्टेट एजेंट जब तक के रजिस्ट्रेशन नहीं लेता, सेल परचेस और ये सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। सेकेंड इसमें बोला है एवरी रियल एस्टेट एजेंट शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी इन सच फॉर्म अकम्पनीड ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, वो बोल रहा है कि उसको एप्लीकेशन दो, रजिस्ट्रेशन लो। द अथॉरिटी विद इन सच पीरियड इन सच मैनर अपॉन सेटिस्फाइंग इटसेल्फ अ फुलफिलमेंट ऑफ सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मुझे एक चीज नहीं समझी, ठीक है, इन्होंने जब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो वहां पे लिख दिया 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन देंगे, लेकिन यहां पे क्यों लिखा कि एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ऑल्दो मैं रूल्स में पढ़ के आया हूं, यहां पे भी 30 दिन है और यहां पे भी सेम 7 डेज का क्लॉज है कि अरे वाह, मेरे पास ये अभी भी है, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, वापस यही, मैं रियल एस्टेट एजेंट हूं, 1 तारीख को अप्लाई किया, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन दे दो या तो रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट करते हो तो रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग और ओबीएच। लेकिन अगर नहीं करते हो तो यहां से 7 दिन के अंदर मुझे डीम्ड रजिस्ट्रेशन, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, सात दिन के अंदर डीम्ड रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब वहां पे ना ये लिखा नहीं है 30 दिन और 7 दिन, ठीक है, वहां पे लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो आप सेक्शन के बाजू में लिख के रखो, सब क्लॉज ए के बाजू में विद इन 30 डेज। ठीक है, ए और बी को ऐसा ब्रैकेट बना के लिख दो, विद इन 30 डेज ठीक है, विद इन 30 डेज लिख दिए। अब जो सबसेक्शन 4 है ना उसके बाजू में लिख दो इन 7 डेज। ठीक है, कि मतलब अगर 7 दिन के अंदर आपने कोई डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट नहीं की या फिर उनको ये नहीं बोला कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है या ये कुछ ऐसा है या ऐसा कुछ है या फिर हम रिजेक्ट करेंगे, तो 7 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, मतलब 30 दिन के बाद में 7 दिन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में सबसेक्शन 5 में बोल रहे हैं कि जो भी रियल एस्टेट एजेंट इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो सब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कोड करेंगे। कहां पे उन्होंने जितने भी सेल करवाए हैं, मतलब कि सेल परचेस करवाया है, उन सब जगह पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कोड करना होगा। फिर सबसेक्शन 6,
सबसेक्शन 6 बोल रहा है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है कितने साल के लिए वैलिड रहेगा, कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड रहेगा। इन्होंने वापस लिख दिया एज में भी प्रिस्क्राइब, आप बाजू में लिख दो 5 इयर्स। मैं रूल्स में पढ़ के आया हूं, ठीक है, भरोसा रखो मुझ पे। बाजू में लिख दो एज में भी प्रिस्क्राइब मतलब 5 इयर्स। 1 मई 2015 में मान लो रजिस्ट्रेशन मिला तो 5 साल 1 मई 2020 तक के वैलिड रहेगा, ठीक है। उसके बाद में वेयर एनी रियल एस्टेट एजेंट हु हैज बीन ग्रांटेड कमिट अ ब्रीच और अथॉरिटी, मतलब कि वो वापस बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट एजेंट को अगर सर्टिफिकेट मिल गया और अगर उसने कुछ ब्रीच किया टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर इस एक्ट को वायलेट किया या फिर किसी के साथ फ्रॉड किया या फिर कुछ भी गलत किया तो उसका रजिस्ट्रेशन हम बीच में रिवोक कर सकते हैं, ठीक है, ये सबको पता है। वापस एक चीज बोल रहे हैं, रिवोकेशन में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, ठीक है। तो मैंने आज का जितना भी पढ़ाया थोड़ा स्पीड में पढ़ाया, थोड़ा मैंने अपनी स्पीड फास्ट रखी थी क्योंकि ये सारे नॉर्मल सेक्शन से इजी है, आप लोग पढ़ोगे इजीली समझ में आ जाएंगे। मैं आज का सेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का देखेंगे, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।